नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। माय नेम इज केतन सरावगिन। आई वेलकम यू ऑल ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्येय आईएएस कानपुर। फ्रेंड्स, आज हमारे इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्पर कैस9 टेक्निक के बारे में। ध्यान से समझें, क्रिस्पर कैस9 टेक्निक आज हमारे इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा अत्यंत आवश्यक होती चली जा रही है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है ना। और ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित ये जो क्रिस्पर कैस9 टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी जीन एडिटिंग से संबंधित हिस्से हैं उन सभी के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। याद रखें, अब इससे पहले इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले, इस क्रिस्पर कैस9 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं छोटी सी बात कि आखिर ये जीन एडिटिंग बोलते किसको है, क्या होती है जीन एडिटिंग, है ना। ध्यान से समझना, जीन एडिटिंग के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करता हूं तो जीन एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें कई सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस इन विच जीन कैन बी अल्टर्ड। जो जीन होता है उसकी एडिटिंग की जा सकती है ना। जीन को अल्टर किया जा सकता है। अब जीन के अल्टरेशन में याद रखें तीन चीजें होती हैं। जीन के अल्टरेशन में या जीन की एडिटिंग में तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? तो पहली चीज तो हो गई एडिशन। फर्स्ट थिंग इज एडिशन, कोई भी एडिशन हो सकता है। इसके साथ साथ कोई एक हिस्से का पूरे जीनोम में से या पूरे डीएनए में से जीन के किसी एक सेगमेंट को रिमूव किया जा सकता है, रिमूवल, है ना, रिमूव किया जा सकता है। और तीसरी चीज होती है डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, है ना। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के बात आई कि कोई एक नया जीन का हिस्सा जोड़ दो, कोई एक दूसरा हिस्सा, किसी उस पूरे डीएनए में से एक हिस्सा काट के अलग कर दो, और या तो फिर कोई एक दूसरे हिस्से से एक किसी हिस्से को बदल दो। तो ये क्या कहलाया? तीनों ही स्थिति में हम उसे जीन एडिटिंग कह करके बुलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो जीन एडिटिंग क्या होती है? जीन एडिटिंग इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस इन विच जीन कैन बी अल्टर्ड। तो जिसके जरिए जीन को क्या किया जा सकता है बेटे? अल्टर किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं जीन एडिटिंग। इसके लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा वाइडली वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक्सेप्टेड जो टेक्निक है वो है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? क्रिस्पर कैस9 टेक्निक है। सबसे ज्यादा कम समय में, बाकियों की तुलना में ज्यादा सटीक, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाने वाली ये एक टेक्निक है जिसको हम क्रिस्पर कैस9 टेक्निक बोलते हैं। ये क्रिस्पर कैस9 टेक्निक की बात यदि मैं करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। क्लस्टर्ड इंटरस्पेस्ड, हम यहां पर फुल फॉर्म लिखते हैं। फुल फॉर्म इज क्लस्टर्ड regularly interspaced short palindromic repeats। अब समझना, ये शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्या होता है? पहले इसी बात को समझा जाए, ये बहुत अहम है। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जैसा कि आपने कभी ना कभी जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो ये जरूर पढ़ा कि एक डीएनए होता है। इस डीएनए में दो हेलिक्स है। इस हेलिक्स के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, खासतौर पर 4 तरह के क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट वो प्रोटीन, वो न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाते हैं, है ना, जो कि जोड़ा बनाने का काम करते हैं। जिनका काम क्या होता है? जोड़ा बनाने का होता है ना। जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद होगी, है ना। तो हमेशा याद रखना कि ग्वानिन का जोड़ा हमेशा किसके साथ बनेगा? थायमिन के साथ।
जबकि एडेनिन का जोड़ा जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ बनता है, इस बात को याद रखें, है ना। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। कुल मिलाकर के यहां पर कई सारे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं जिनसे मिलकर के ये एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए बना हुआ होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। अब ध्यान रखें, इसमें एक रिपीट्स है, मान के जैसे कि अच्छा यहां पर ये बार बार इनका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है उसको रिपीट किया जाता है। अब उसमें पैलिंड्रोमिक रिपीट्स किसको बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स उनको कहा जाता है जिसमें ये आगे और पीछे दोनों तरफ से देखे जाने पर एक से दिखाई देते हैं। जैसे यदि मैं यहां पर एक सेंटेंस एक वर्ड लिखता हूं, जैसे रेस कार, अब देखो ध्यान से समझना, ये एक क्या है? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। इसे आगे से या पीछे से किसी भी दिशा में पढ़ा जाए तो उससे क्या होगा? उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक ही तरह से पढ़ा जा रहा है, शब्द एक ही हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, रेगुलरली रिपीटिंग शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो छोटे छोटे कई सारे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। तो ये मैंने तुम्हें छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बेट्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो होता है, विशेषता याद रखना, वह एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। इनकी अपनी एक सीक्वेंस होगा जिनके जरिए ये सेट होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और उनमें ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इस तरह के पैलिंड्रोमिक रिपीट्स देखने को मिलेंगे। वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन से मिलकर के बने हुए होता है। जैसे मैंने यहां पर RACE लिखा है, वहां पर वैसे क्या होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन के ही बने हुए होंगे। अब इस बात को समझने की बात है कि ये टेक्निक आई कहां से, कैसे समझ में आई कि क्या होता है। तो याद रखना, इस क्रिस्पर टेक्निक के बारे में 1987 में योशिजुमी इशिनो ने सबसे पहली बार खोजा था, है ना। इसे सबसे पहली बार सर्वप्रथम खोजने का काम 1987 में किया गया। इन 1987 योशिजुमी द्वारा पहली बार इसे खोजा गया था। किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर। मतलब कुल मिलाकर के इन शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को सबसे पहली बार जो खोजा गया, जो सबसे पहली बार देखा गया, वो किसके द्वारा देखा गया था? योशिजुमी इशिनो के द्वारा ही देखा गया था। ठीक है, याद रखना, कब? 1987 में। उसके बाद और रिसर्च वर्क्स होती रही और हमें बाद में यह चीज 2005 में समझ में आई। कई सारे बायोलॉजिस्ट ने खोज करके निकाला कि ये जो क्रिस्पर कैसनाइन है, इस क्रिस्पर कैसनाइन का यूटिलाइजेशन एक बैक्टीरिया करता है। याद रखना, ये एक ई कॉली बैक्टीरिया है। ई कॉली बैक्टीरिया है जिसके द्वारा इसका टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, तो याद रखना, समझना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखें, जब इस बैक्टीरिया की चर्चा होती है तो हम देखते हैं यहां पर ये मान के चलो एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा, या इसको थोड़ा सा सही तरीके से मुझे लगता है बनाना चाहिए। ये मान के चल रहा है, एक एग्जांपल, सिर्फ एक इट्स जस्ट एन एग्जांपल, है ना, कि एक एग्जांपल है मात्र। ये एक बैक्टीरिया हो गया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? इस बैक्टीरिया के अंदर मान के चलो एक वायरस एंटर करता है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? इस बैक्टीरिया के ऊपर एक वायरस जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, अब ये जब वायरस अटैक करेगा तो ये इसके अंदर अपना डीएनए अंदर डालने की कोशिश करेगा, वायरल डीएनए जिसको कहा जाता है। इसमें इस बैक्टीरिया के अंदर ये टेंडेंसी है कि ये अपने इस डीएनए में तोड़ लगाएगा, कट करेगा, है ना। ये इस डीएनए में क्या कराएगा? एक कहीं ना कहीं तोड़ करेगा, तोड़ लगाएगा, और
ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट होकर के डिवाइड होगा और फिर Cas9 यहां पर ही एक हिस्सा होगा जिसको Cas9 कहा जा सकता है। ये एक तरह का विशिष्ट प्रोटीन है, ये एक एंजाइम है जो कि जाएगा क्या और इस जगह पर कट लगा करके उसे यहां पर सेव कर देगा। मतलब अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया इस वायरस के इस पर्टिकुलर हिस्से को, किसी एक छोटे से हिस्से को अपने पास क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। देखें कैसे सेव कर लेता है, ध्यान से समझें। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इसके एक फ्रेगमेंट को अपने पास सुरक्षित कर लिया है, अपने पास उसने उस चीज को नोटिफाई कर लिया है। जब इसके डीएनए ने इस वायरल डीएनए की पहचान कर ली कि अब ये शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट जो है वो हमारे पास आ सकता है, तो याद रखना इस फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया इस बैक्टीरिया के डीएनए के द्वारा और अब ये Cas9 जा करके उतने फ्रेगमेंट को यहां पर क्या कर देगा, कट कर देगा। Cas9 एक रिस्ट्रिक्टिंग एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है जो एक पेयर ऑफ सीजर के समान काम करता है। एक पेयर ऑफ सीजर के समान काम करने वाला क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम जाता है और कैंची के एक जोड़े के समान कट लगा देता है। जैसे ही वायरस के उस डीएनए में क्या किया गया, कट लगाया गया, डीएनए ये जो वायरस है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। डीएनए के कट जाने के बाद, क्योंकि अब उसका जो डीएनए है वो आधा हो गया, वो कमजोर हो गया, टूट गया है, तो अब ऐसे समय पर वो वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और फिर उससे बैक्टीरिया को कोई क्षति नहीं होगी। इस तरीके से यह वायरस जो होता है, इससे बचाव हो जाता है बैक्टीरिया का। तो समझना, इस तरीके से यह पूरा बैक्टीरिया जो है वह काम करता है। तो बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम से यह कॉन्सेप्ट पहली बार कहां आया, 2005 में हमारे सामने आया, बायोलॉजिस्ट लेकर के आए। अब क्या हुआ, अब इसके बाद ध्यान से समझना, जेनिफर डाउडना और उनकी सहायक एम्यूल चार्पेंटियर द्वारा इस चीज को 2012 में, कब याद रखें, सन 2012 में, इन ईयर 2012 है ना, याद रखें कौन कौन, जेनिफर डाउडना एंड इमैनुअल चार्पेंटियर द्वारा पहली बार इसके इस टेक्निक का, इस फिनोमेना का, इस तरीके का, इस प्रोसीजर का यूटिलाइजेशन किया गया फॉर जीन एडिटिंग और इसे प्रूव करके दिखा दिया गया कि जीन एडिटिंग के लिए इस टेक्निक का उपयोग हम चाहें तो आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या थी, बड़ी बात थी, बड़ी विशेष बात थी। तो अब ऐसे समय पर इन लोगों को क्या हुआ, तो याद रखें, अपने इस सराहनीय काम के लिए सन 2020 में इन दोनों को क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रहेगी बात, ठीक। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इन लोगों को अभी तक में हमने देखा कि हमने क्या दिया है, हमने इन्हें नोबेल प्राइज दिया और इस तरीके से क्रिस्पर Cas9 टेक्निक उभर करके हमारे सामने आ गई, ठीक। अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्रिस्पर Cas9 टेक्निक जो है ये हम जीन एडिटिंग में कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग होता है फॉर क्रिस्पर Cas9, फॉर जीन एडिटिंग ओनली। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझें। मान के चलें कि ये एक डीएनए है, डीएनए में मैं यहां पर एक बढ़िया सा डीएनए बना करके तैयार कर लेता हूं, ठीक, जिसमें ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस है। अब समझे, ये जो डीएनए हमारे पास बन करके तैयार हुआ,
इस डीएनए में मान के चलते हैं किसी एक हिस्से में कुछ डिफेक्ट है, ऐसा हम मान लेते हैं कि इस डीएनए के इस भाग में क्या है, कुछ डिफेक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या है, मतलब कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब उस जेनेटिक डिसऑर्डर को हमें ठीक करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो अब क्या किया जाएगा, सुने ध्यान से। सबसे पहला काम होगा कि हम उस पूरे डीएनए में आइडेंटिफाई, पूरे जीनोम में से उस पर्टिकुलर डीएनए को, उस क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले जीनोम लिया, जीनोम के उस क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया कि किस क्रोमोसोम में वो डिफेक्ट है, और फिर उसके बाद हम पहुंचे डीएनए पर। और डीएनए में अब हम उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उस जीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पर वो डिफेक्ट है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक आरएनए तैयार किया जिसका नाम दिया गया गाइड आरएनए। अब हमने सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान रखना, तो सबसे पहला ही काम क्या हुआ, टारगेट डीएनए आइडेंटिफिकेशन। तो डीएनए को या फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन, अभी अपन यहां पर लिख लेते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसे क्या कर लिया है, सैंपलिंग हमने उसकी कर ली। इसके बाद टारगेट आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट विल बी टारगेट आइडेंटिफिकेशन। दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड नाउ दिस इज सेकेंड स्टेप, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इस टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक गाइड आरएनए बनाया। सिर्फ इतने से एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इससे मिलता जुलता एक आरएनए तैयार किया है। याद रखना कैसा आरएनए होगा वो अभी अपन देखते हैं। आरएनए जिस हिस्से का हमको डीएनए तैयार करना है उसका ठीक विपरीत वाला, मतलब अपोज, क्योंकि शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है तो हमको उसका रिवर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे ये चीज होगी, चलिए देखते हैं। हमने इस पर्टिकुलर जगह की क्या करनी है, एडिटिंग करनी है। तो ऐसे समय पर हमने इस तरीके से एक क्या बना लिया है, एक आरएनए बन करके हमारा हो गया तैयार। इस पर्टिकुलर हिस्से को हमको क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया है, एक ये आरएनए बन करके हमारा हो गया तैयार। याद रखना। अब इस आरएनए की बात यदि मैं आपसे कर रहा हूं तो इस आरएनए के पीछे हम ऐड कर देंगे एक Cas9 को। किसको ऐड कर देंगे, Cas9 को ऐड कर दिया जाएगा। याद रखना Cas9, मैंने आप लोगों को बताया था ये Cas9 जो है, Cas9 एक तरह का क्या है, याद रखें, ये एक एंजाइम है। और एंजाइम भी कैसा है, पेयर ऑफ सीजर, इट एक्ट्स एज पेयर ऑफ सीजर। कैंची के जोड़े के समान काम करता है, एक कट ऊपर एक कट नीचे लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब इस डीएनए के किस स्थान पर कट लगाना है, Cas9 को अब कौन बताएगा, ये आरएनए बताएगा। इस आरएनए के सेगमेंट को हम बोलते हैं गाइड आरएनए। क्या बोला जाता है बेटे, गाइड आरएनए के नाम से हम इसे जानते हैं। समझ पाते बात है ना। कई बार इसको शॉर्ट, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, याद रहेगी बात। ये एक गाइड आरएनए है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए। गाइड आरएनए की मदद से क्या कर लिया गया, उस जगह को अब हमने गाइड आरएनए बना करके तैयार कर लिया। अब इस जगह पर आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा। कैसे होगा उस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से समझें, देखना ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या किया है, वो डीएनए लिया, उस डीएनए में से इस हिस्से को एक काम करते हैं, इसको थोड़ा
ध्यान से देखें। ठीक है, अब ये जो आरएनए हैं, ये क्या होगा, ये जाएगा और इसके इस दूसरे हिस्से से जाकर के अटैच होने की कोशिश करेगा। आप देखो इस तरफ वाले क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से इससे अटैच होने की कोशिश करेगा। मतलब मैंने आपको लोगों को सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश करी कि ये जाएगा और दूसरी तरफ उसके हिसाब से अटैच होने की कोशिश करेगा। एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। एक्चुअली ये रिकॉग्नाइज करेगा इस जगह से जाकर के इधर पर ये इससे ऐड होने की कोशिश करेगा। दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली इसका क्या है, क्लोन है, ऐसा है ना, देखो आप, है ना। और ये जाएगा इसके दूसरी तरफ, इसको इस तरीके से अटैच होने की कोशिश करेगा। यहां जैसे ये इससे अटैच होगा, है ना, ये जैसे ही इसके साथ जोड़ा बनाएगा, बस वहीं पर ही Cas9 को समझ में आ जाएगा कि अब ये ऊपर और ये नीचली वाली जगह है। मतलब एक कट मुझे यहां लगाना है और एक कट इस जगह पर लगाना है। तो समझना इसने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। समझना, अब मेरी बात समझना, देखो एक कट लगा यहां पर, एक हमने कट लगाया इस जगह पर, अरे और एक कट लगाया इस जगह पर। तो इस जगह पर क्या लगेगा, एक कट, और दूसरा कट ठीक इसके ठीक बाद लगने वाला है। समझ पा रहे हैं बात, आप देखें इसके बाद क्या लगने वाला है, कट, एक अगला कट यहां लगेगा। मेरा मतलब समझ पाए। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो कट लगाया गया है ना, ये किसके द्वारा लगाया गया, क्रिस्पर Cas9 के द्वारा। सेम ऐसा ही कट जो है वो लगाया जाएगा किसके द्वारा, Cas9 के द्वारा, इस जगह पर और इस जगह पर। अब उससे क्या हो रहा है, उससे ये हिस्सा कट करके अलग होगा, एक पार्ट टूट करके क्या हुआ, डीएनए का अलग हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे अलग होगा डीएनए का एक पार्ट अलग। तो ध्यान से देखना, ये अगला हिस्सा है, अगला यहां पर एक कट लगा, वैसे ही एक कट इस जगह पर लगा, और इसको यदि यहां ले आए तो एक कट लगेगा इस जगह पर, है ना, और एक कट लग रहा है इस जगह पर। अब तुम देखना, अब क्या हो रहा है, अब इस वाले हिस्से की यदि मैं तुमसे बात करूं तो ये वाला हिस्सा अलग हो गया। बात समझ में आई? देखें अब ये हिस्सा क्या हो गया है, ये उससे अलग हो गया है कि नहीं। और अब क्या होगा, डीएनए सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी के कारण, डीएनए के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्वतः ठीक करता है। तो अब ये और आगे की ओर बढ़ना शुरू होंगे ताकि एक दूसरे को ठीक कर सके। मगर इससे पहले ही क्या किया जाएगा, इससे पहले ही यहां पर बीच में एक स्वस्थ डीएनए को ले आया जाएगा, एक स्वस्थ डीएनए का पार्ट लिया जाएगा जिसको अलग से हमने दूसरे किसी सोर्स से निकाला हुआ है। अभी मैं सिर्फ सिंपली इसको ऐसा बना दे रहा हूं बस, ठीक है। ये स्वस्थ वाला डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को क्या किया जाएगा,
इस डीएनए के फ्रेगमेंट, इस जीन को यहां ला करके हम क्या कर देंगे, याद रखना, इसको यहां पर ला करके छोड़ देंगे और फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है ये वापस अपने आप की अपनी हीलिंग टेंडेंसी के कारण, हीलिंग टेंडेंसी के चलते इससे जाकर के वापस जुड़ना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो अब क्या हुआ, अब उससे एक नए तरह का डीएनए बनकर के तैयार हो गया। परंतु ये जो डीएनए है ये कैसा है, ये एक हेल्दी डीएनए है। ये कैसा था, ये एक हेल्दी डीएनए बनकर के तैयार हो गया है। क्या तो मेरा मतलब समझ पाए, है ना? तो बेटे इस तरीके से ये क्रिस्पर Cas9 टेक्निक काम करती है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्या किया गया, याद रखें, उसके बाद टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया गया, डीएनए का टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए। गाइड आरएनए ने बताया और यहां पर एक्शन हुआ किसका, यहां पर एक्शन परफॉर्म किया गया किसके द्वारा, Cas9 के द्वारा। तो याद रखना, इसको हम यहां ले चलते हैं। Cas9 ने क्या किया, Cas9 विल कट दी डीएनए। ठीक, उसने क्या किया, दोनों जगह पर कट लगाया। फिर ये था आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हेल्दी डीएनए हेल्दी डीएनए सेगमेंट इंसर्टेड। मैं आपको बहुत ही बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ डिसीज्ड, है ना? तो जो डिसीज वाला था वो क्या हो गया, रिमूव आउट कर दिया गया। इसको यहां से, इसको यहां पर ऐसे रिलीज कर दिया गया और अब उससे क्या हुआ, एक कंप्लीट हेल्दी डीएनए बन करके तैयार हो गया। ठीक है, हेल्दी डीएनए हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, पहला ये, फिर दूसरे के बाद तीसरा ये, तीसरे के बाद बात आई चौथे की और फिर कहानी पहुंची पांचवें की ओर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्रिस्पर Cas9 टेक्निक जो है वह जीन एडिटिंग में अत्यंत लाभकारी होती है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, एक्यूरेसी इसकी कहीं ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इस ऐसे समय पर इसमें इस टेक्निक को परफॉर्म करना भी क्या है होता है, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून विथ The IAS Kanpur. Thank you so much.